हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन। हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनको हमें ऐड करना है। तो जो उनका रिज़ल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, ठीक है। और उस रिज़ल्ट को हमें फाइंड आउट करने के मेथड आज सीखने। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें वेक्टर एडिशन के रिगार्डिंग। वेक्टर एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। मतलब अगर मैं आपको स्केलर दूँ 4 और 3 और बोलो इनको जोड़िए तो आपका आंसर कितना आएगा 7। परंतु अगर मैं वेक्टर 4 और 3 दूँ, वेक्टर 4 एंड वेक्टर 3, तो उनका आंसर हमेशा 7 आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली में इनका आंसर एक रेंज के बीच आ सकता है, और वो रेंज होगी 1 से लेके 7। कैसे आएगा वो आंसर, वो अब आपको इस वीडियो में आप देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा वेक्टर सेम काइंड के ही ऐड होते हैं। मतलब आप फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स में एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते आप। इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को ऐड कर सकते हैं, फोर्स को, वेलोसिटी को या किसी और दूसरे वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरीके से आगे जाकर हम देखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वहाँ पर भी आप ये देखेंगे कि सेम काइंड के ही वेक्टर आपस में क्या हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट वेक्टर एडिशन क्या होता है उसको एक बार समझिए आप। बेटा मान लो किसी भी एक बॉडी पर, ये एक पॉइंट है, एक बॉडी है, इस पर मैं फोर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि फोर्स भी अपने आप में क्या होता है, वेक्टर होता है। एक फोर्स F1 इधर लग रहा है और एक फोर्स F2 इधर लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से बॉडी, अगर अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा, अभी बॉडी इधर चली गई, ये दोनों फोर्स लग रहे थे इस बॉडी के ऊपर, और बॉडी की नेट जो मूवमेंट है वो इधर की तरफ है। तो अब इस चीज़ को ऐसे भी सोचा जा सकता है कि अगर मैं ये दो फोर्स ना लगाऊं और ये फोर्स लगाऊं, एक फोर्स ऐसे लगाऊं सच डैट बॉडी वैसे ही जाए जैसे यहाँ पर गई थी, और ये फोर्स आपका F है। एक्चुअली में मैं क्या चाहता हूँ कि इन दो फोर्स को रिप्लेस कर दूँ एक सिंगल फोर्स से, ताकि आप, और रिप्लेस इस तरीके से किया जाए आपका जो नेट इफेक्ट ऑन द बॉडी भी क्या रहे, सेम रहे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। वेक्टर को मैं फोर्स से समझा रहा हूँ क्योंकि फोर्स अपने आप में एक वेक्टर है। तो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे थे और सच डैट की बॉडी की जो नेट मूवमेंट इस तरफ हो रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि इन दो फोर्स को रिप्लेस कर दूँ एक सिंगल फोर्स से, इस तरीके से कि बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट भी क्या रहे, सेम रहे। मैं ए और बी को रिप्लेस करना चाहता हूँ किससे, आर से, सच डैट जो काम ए और बी कर रहे थे वही काम करे कौन, आर करे। समझ में आई बात आपको। सिंपल सा फंडा ये है वेक्टर एडिशन का, दो वेक्टर को एक वेक्टर में आपको कन्वर्ट करना है सच डैट इफेक्ट भी क्या रहे, सेम रहे। अब ये फोर्स F, मान लीजिए ये 10 न्यूटन था और ये 5 न्यूटन था। ये फोर्स आपका निकल कर आया 12 न्यूटन। मतलब 12 न्यूटन भी सेम काम कर रहा है जो मिलकर 10 और 5 कर रहे थे। तो ये बात तो आपको पहले यही क्लियर हो गई कि ये ज़रूरी नहीं है कि 10 और 5 का एडिशन हमेशा कितना हो, 15। आपका वही काम 12 भी कर रहा है, परंतु ये 12 F1 से कैसे लग रहा है ये भी देखने वाली बात है, ठीक है। अगर मान लो 12 की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तभी आंसर सेम आएगा, तभी आपका जो नेट इफेक्ट सेम रहेगा। अगर आपने 12 किसी और एंगल पर लगा दिया तो इफेक्ट क्या पता सेम ना हो। तो आपको दो चीज़ निकालनी है, एक तो ये 12 निकालना है और साथ के साथ ये निकालना है कि ये F1 से कितने एंगल पर है, ये जो नेट इफेक्ट है, जो नेट रिजल्ट है वो कितने एंगल पर है, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो दो चीज़ें आपको निकालनी है। अब इस चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, और मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ और इधर फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ, और आप इसकी मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स आपको दिए हुए हैं, ये जो दो फोर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि इनका इफेक्ट कुछ ऐसे है, इस लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू बॉडी भाग रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों को हटा दूँ और एक फोर्स ऐसे लगा दूँ ताकि बॉडी इसी लाइन के लॉन्ग भागे। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश हो रही है, इन दोनों को हटाकर इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश हो रही है, और बॉडी का मूवमेंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब ये फोर्स आपका एक डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप मर्जी से आप इसको इधर लगा दें, इधर लगा दें। इसकी भी एक पर्टिकुलर क्या होगा, एंगल होगा। वो आपका
कितना एंगल बनाता है, ये फोर्स कितना एंगल बनाता है इस वेक्टर के साथ और इस वेक्टर के साथ, वो भी आपको निकालना पड़ेगा ताकि नेट इफेक्ट क्या रहे, सेम रहे। क्लियर है? अब इस बात को आगे समझते हैं, इसको लिख कर कैसे समझा जा सकता है। वेक्टर में बी एडिड टू ऑब्टेन ए सिंगल वेक्टर। सारा मुद्दा ही क्या है, आपको एक सिंगल वेक्टर को ऑब्टेन करना है विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ वेक्टर। जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ वेक्टर कर रहे हैं, जो ए और बी कर रहे हैं, वही आपका कौन करे बेटा, आर करे। ठीक है कि नहीं बात आपको? और ये सिंगल वेक्टर आर क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और उस आर को फाइंड आउट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सारे प्रोसेस को वेक्टर एडिशन बोलते हैं। क्लियर है बात आपको? एक आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा। वैसे तो रुपए जो होते हैं वो होते हैं स्केलर क्वांटिटी हैं, क्योंकि रुपए अगर आप 10 में 10 जोड़ोगे, 10 रुपये में 10 रुपये जोड़ोगे, उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, उसकी कोई और रेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं वेक्टर से। हालांकि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, रुपए का मैं एग्जाम्पल अब लेने वाला हूँ। एक्चुअली में होता तो वो स्केलर है, परंतु वो उससे हम थोड़ा सा वेक्टर एडिशन को समझ सकते हैं। अगर मैं आपके पास 5-5 के 2 सिक्के, अगर मैं वो सिक्के आपसे ले लूँ और आपको 10 रुपये का नोट दे दूँ, तो दो वेक्टर, दो चीज़ें आपकी किससे कन्वर्ट हो गई, एक नोट से, और इफेक्ट और वैल्यू क्या रही, सेम रही। समझ में आई बात? और यही फंडा है किसका, वेक्टर एडिशन का। अब ग्राफिकल मेथड है वेक्टर को ऐड करने के, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन कौन से मेथड हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इस मेथड से हम दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से बेटा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी दो वेक्टर के लिए है और ये अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है, कोई बच्चे ट्रायंगल लॉ से कर देते हैं और कोई पैरेललोग्राम लॉ से कर देते हैं। और लास्ट अगर आपके पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं तो आपके पास कौन सा लॉ है, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास ट्रायंगल लॉ से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या है बेटा, देखो अब आप समझने की कोशिश करो। मान लो आपको दो वेक्टर दिए हैं 50 न्यूटन और 20 न्यूटन, और ये बोला गया है ए और बी के बीच में लेट एंगल कितना 120 है, और बोल दिया गया रिजल्टेंट बताइए। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने बताए ये सारे ग्राफिकल मेथड हैं। आपको इसमें आपको पेन पेंसिल की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो पहले तो आपने क्या किया, 50 न्यूटन को कॉपी पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मैंने कल आपको सिखाया। आपने स्केल लिया, 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 50 न्यूटन। और 2 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर देगा, 20 न्यूटन। तो आपको क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेनी है। ठीक है, वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगी। अभी आपको बोला ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 120। तो आपको यहाँ पर डी की हेल्प से 120 एंगल पर एक लाइन खींच लेनी है जिसकी लेंथ कितनी हो, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करेंगे आप। एक दूसरी बात, आपने बी को कैसे खींचा है, सच डैट बी की टेल पर ए का क्या है, हेड आए। समझ में ही बात आपको दो वेक्टर इस तरीके से रखने हैं कि एक के हेड पर दूसरे की क्या है, टेल आए। तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी मिल चुके हैं। अब आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसकी टेल से इसके हेड तक एक लाइन खींचनी होगी। ठीक है, अब ये जो आया है यही आपका रिजल्टेंट है। अब आपको इसको स्केल से मेज़र कर लेना है। स्केल से मेज़र करके लेट आपके पास ये आया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को आपको स्केल से मल्टीप्लाई कर देना। स्केल क्या था आपका, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आपका कितना हो गया बेटा, 60 न्यूटन। और साथ ही साथ आपको यहाँ से अगर आप ये एंगल माप लें डी की हेल्प से, तो ये भी पता लग जाएगा कि जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर आपको बी के साथ मेज़र करना है तो इस बी को यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर लो आप। ठीक है, और इस पेन और इस ऑरेंज लाइन के बीच एंगल आप मेज़र कर लेंगे तो डैट इज़ द एंगल विच रिजल्टेंट मेक विद द वेक्टर बी। क्लियर है बात? नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आपको सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया, एक वेक्टर ऐसे खींच लिया आपने। अब मान लो दो वेक्टर आपको दे रखे हैं ए और बी, और उनके बीच में कोई एंगल दे रखा है, लेट आपका 75 दे रखा है। ठीक है, तो ए और बी आपने खींच लिए। इस बार आपने ए और बी इस तरीके से, ए को ऐसे स्केल आउट करके लाइन लगा ली, बी को भी स्केल आउट करके एंगल, पर्टिकुलर एंगल पर आपने क्या लगा ली, लाइन लगा ली। लेकिन इस बार आपको ये ध्यान रखना है, इस बार ऐसे करना है आपको इनको कि दोनों की टेल आपस में मिली। वहाँ पर बेटा एक के हेड पर दूसरा का क्या रहा था, टेल। यहाँ पर दोनों की टेल मिली होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, बी के पैरेलल
ए के हेड से एक लाइन खींचेंगे, बी के पैरेलल ए के हेड से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ए के पैरेलल बी के हेड से एक लाइन खींचेंगे और वो आपस में इस पॉइंट पर कट करेंगे और आपको एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा, ठीक है। ये लाइन आप देखें तो ये पैरेलल टू बी है और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। तो ये और नहीं, और कुछ नहीं है बेटा, क्या है, वेक्टर बी है। और ये और कुछ नहीं है, ये वेक्टर क्या है, ए है। क्लियर है बात आपको। अब पैरेललोग्राम्स लॉ कहता है कि अगर आप इसका डायगोनल देखें, जो डायगोनल है ना वही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ए और बी का। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ही आपका रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए और बी का। अब ये अगर आप ध्यान से थोड़ा देखें और कुछ नहीं है, ट्रायंगल्स लॉ ही है इसमें। ये बेटा वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया और सच डेट इसके हेड पर इसकी क्या आ गई, टेल आ गई। तो अगर आपको पता है ट्रायंगल्स लॉ में क्या करते थे, आपको एक की टेल से दूसरे का हेड जो मिलाएंगे वो लाइन, वो क्या आएगी, रिजल्टेंट। अब वो चीज़ इस केस में डायगोनल बन गई है और कुछ नहीं है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, बस आपका बात का कहने का तरीका अलग हो गया है। अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ, रिजल्टेंट आर इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ विच वेक्टर ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड। अगर वेक्टर ए और बी को किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बना दिया जाए तो उनका डायगोनल ही क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। अब आपको यही चीज़ मेज़र करनी है और इसके स्केल से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, आपको आंसर आ जाएगा। अब इस केस में आपको ए के साथ भी एंगल साफ साफ दिख रहा है और बी के साथ भी एंगल साफ साफ दिख रहा है। जस्ट मेजर कीजिए और आपका रिजल्टेंट कितना है और बी के साथ एंगल बना रहा है वो भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको मेथड बता दे रहा हूँ। मान लीजिए 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं, ठीक है, और ये बता रखा है ए बी से इतने दूरी पर, इतने एंगल पर है, बी सी से इतने एंगल पर है। ए को ड्रॉ कीजिए, स्केल वही मान लीजिए 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी। अगर मैं स्केल लूँ 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वैसे बी को ड्रॉ कीजिए, सी को ड्रॉ कीजिए सच डैट एक के हेड पर दूसरे की क्या है, टेल आए। टेल हेड मेथड फॉलो करना आपको। अब पहले वाले की टेल और लास्ट वाले के हेड को मिला दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। इसको मेज़र करेंगे आप और मल्टीप्लाई बाय करेंगे स्केल, तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर है। डेफिनेशन आप बुक्स या नेट से देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। बेटा देखो, ये इन सब चीज़ों में एक दिक्कत है और दिक्कत ये है कि इन सब के लिए आपको डी की, पेंसिल की, स्केल की ज़रूरत पड़ रही है और आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता कि आप ये चीज़ करके देखें। ये अकेला क्वेश्चन आपका 10 मिनट ले जाएगा, ठीक है। तो क्या कोई और ऐसा मेथड है जिसमें हमें सिर्फ वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे दे, 2 वेक्टर दे दे, मतलब ए और बी वेक्टर दे दें और ये बता दें कि इनके बीच में एंगल कितना है और हम फटाफट उसको सोल्व आउट कर सकें। हाँ, एक मेथड है और उस मेथड को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को वेक्टर ए गिवन है और बी गिवन है। ए गिवन था, ए मान लीजिए, मान लो अगले ने बोल दिया 10 न्यूटन है और बी गिवन है, मान लीजिए 40 न्यूटन बोल दिया और ए और बी के बीच में थीटा गिवन है मेरे, ठीक है। और मेरे को अब निकालना क्या है, आर निकालना है। इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, वो निकालना है। तो मैंने पैरेललोग्राम बना रखा है, इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, ठीक है। ये मेरा रिजल्टेंट होगा, मुझे पता है ये तो, ठीक है। और रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मैं इसके कैसे इसको बिना ये डायग्राम बनाए सोल्व कैसे करना है वो आपको सिखा रहा हूँ। आप ओ क्यू को एक्सटेंड कीजिए और पी से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है। आपको बेटा पता है ये लाइन, ये पैरेलल हैं और साथ के साथ इनकी लेंथ भी सेम है, तो ये और कुछ नहीं है, वेक्टर बी ही है। क्लियर है बात आपको। अब ये वेक्टर बी ही है और ये ए की एक्सटेंडेड लाइन है, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा बेटा, ठीक है। तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ट्रायंगल पी एम क्यू लीजिए, पी एम क्यू, ये एंगल थीटा है और ये चीज़ कितनी है बेटा, बी है। जो हाइपोटेन्यूस है वो आपका कितना है, ठीक है। तो ये वेक्टर आपका कितना है बेटा, बी वेक्टर है। अब इस ट्रायंगल में देखिए आप, और इस ट्रायंगल में मेरे को ये चीज़ भी नहीं पता है और ये चीज़ भी नहीं पता, और यही मेरा एम है, मैं क्यू एम और पी एम को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मेरे को ये पता है ये क्या है, बी है। तो इस ट्रायंगल में कोस थीटा लगाइए आप। कोस थीटा क्या होता है बेटा, आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू एम बाई क्यू पी।
और क्यू पी को आप उधर ले जाइए, क्यू पी नॉन है आपको, बी है, ठीक है। तो क्यू एम कितना आ जाएगा बेटा आपका बी कॉस थीटा। इसी तरीके से इसी ट्रायंगल में आप साइन थीटा की लगाइए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी एम बाय क्यू पी। क्यू पी आपको उधर ले जाना है, तो पी एम कितना आ जाएगा क्यू पी साइन थीटा, और क्यू पी किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, क्यू एम कितना आ गया बेटा मेरे पास बी कॉस थीटा, और पी एम कितना आ गया बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो चीज़ आप समझ गए हैं, है ना। तो ये आपके पास कितना है बी साइन थीटा, और ये आपके पास कितना है बी कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए आप ओ पी एम में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने परपेंडिकुलर खुद ही ड्रॉ किया था। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू व्हाट, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर दी रूट। यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, ओपी है, ओपी का स्क्वायर कीजिए आप, एंड बी बेस कितना है, बेस को अगर आप देखें बेस एक्चुअली में मेरा ओ एम है, और ओ एम को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ, ओ क्यू प्लस क्यू एम, ठीक है नहीं बात आपको, और परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया पी एम हो गया। तो स्क्वायर चल ही रहा है, तो ओ पी को मैंने आर स्क्वायर बोल दिया बेटा। ओ क्यू किसके बराबर है बेटा, ए के बराबर है, और क्यू एम किसके बराबर है, बी कोस थीटा के बराबर है, जस्ट आगे पीछे लिखा गया है उसका स्क्वायर, प्लस पी एम क्या है बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसका आपको फॉर्मूला खोलना है, ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला खोलना है। तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये और कुछ नहीं है, ए प्लस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी है, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से आप बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर एज इट इज़ आगे लिख दिया मैंने, और ये क्या आ गया 2ab कोस थीटा। तो ये वैल्यू आपको पता है 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab कोस थीटा। तो आर कितना आ गया बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब आपको ये बात समझनी है, मैंने आपको क्या क्या दिया था, ए गिवन दिया था, बी गिवन दिया था, और थीटा गिवन दिया था। क्या आप जस्ट वैल्यू पुट कर आर निकाल सकते हो, उस पेन और पेंसिल से ड्रॉ करने से काफ़ी ईजी पड़ेगा आप, यस और नो। बस अभी इसमें एक चीज़ की कमी है, और वो कमी किस चीज़ की है आपकी, कि ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है आपका ए के साथ, और कितना एंगल बना रहा है बी के साथ। लेट ए के साथ मैं अल्फा बोल रहा हूँ, और बी के साथ बोल रहा हूँ बीटा, और ए और बी के बीच में एंगल कितना दिया हुआ हमें, थीटा दिया हुआ, ठीक है। तो अब हमें व्हाट अबाउट डायरेक्शन, दैट इज वी हैव टू फाइंड व्हाट इज एंगल रिजल्टेंट मेकिंग विद वेक्टर ए, अल्फा निकालना है ना। तो अभी इसी पर्टिकुलर आप ट्रायंगल में देखिए, इसी ट्रायंगल में देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज पी एम बाय ओ एम, ठीक है, पी एम बाय ओ एम। तो ओ एम को हमने फिर से स्प्लिट कर लिया ओ क्यू प्लस क्यू एम से। अब वैल्यू पुट कीजिए, पी एम की वैल्यू कितनी है बी साइन थीटा, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है ए, और क्यू एम की साइन कितनी है, क्यू एम की है आपकी बी कॉस थीटा। क्लियर है बात आपको, बी कॉस थीटा। क्या आपको ए मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू मिलेगी, थीटा की वैल्यू मिलेगी, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा, और आपका कितना आ जाएगा टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए सोल्व होकर, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए 1 आ गया, तो आप देखेंगे कि टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ होती है, आपका आंसर आएगा 45, तो 45, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 45, मतलब रिजल्टेंट आपका 45 एंगल बना रहा है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, अगर ये वैल्यू किसके बराबर आए 1 के बराबर आए, ठीक है। अब नोट कीजिए आप, अगर आपको ये एंगल बीटा पता करना है, तो टोटल एंगल थीटा था, तो रिजल्टेंट बीटा बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, आप सिंपल कर सकते हैं थीटा माइनस अल्फा। तो रिजल्टेंट अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा विल बी द एंगल विच आर मेक्स, ठीक है, विच रिजल्टेंट आर मेक्स विद द बीटा। अब इसको याद करने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ बेटा, जिसके साथ आपको एंगल निकालना है, मान लीजिए आपको ए के साथ एंगल निकालना है ना, वेक्टर ए के साथ एंगल निकालना है, तो वो एक बार आएगा और नीचे आएगा, ठीक है, और उसके प्लस में बी कोस थीटा आएगा, और उसके ऊपर क्या आएगा बी साइन थीटा। दोबारा बता रहा हूँ, जिसके साथ एंगल निकालना है वो एक बार आएगा और नीचे आएगा, ऊपर बी साइन थीटा आएगा, और ए के प्लस में क्या आएगा बी कोस थीटा। मान लीजिए मेरे को ये एंगल निकालना होता, ठीक है, तो टेंजेंट बीटा कितना आता बेटा, जिसके साथ निकालना है वो एक बार आएगा और नीचे आएगा, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा ए साइन थीटा आ जाएगा, और बी के साथ इस बार क्या ऐड हो जाएगा ए कोस थीटा, ठीक है।
एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। ए दे रखा है 10 यूनिट, बी दे रखा है 5 यूनिट, ठीक है, और उनके बीच में एंगल 120 दे रखा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट बताओ और बताओ कि एंगल कितना है बी एंड ए के बीच में। तो रिजल्टेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला है, याद रखेंगे आप, a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर द रूट, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 2 × 10 × 5 × cos 120, इसको सोल्व करेंगे आप, ठीक है। cos 120 कैसे सोल्व कर सकते हैं आपको पता है, cos को मैं 90 + 30 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये cos 120 है ना बेटा, और आपको ये चीज़ मैंने बता रखी है 90 पर एंगल चेंज होगा, ठीक है, तो साइन आ जाएगा sin 30, ठीक है। परंतु सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू कितनी आएगी साइन नेगेटिव ऑफ sin 30 दैट इज इक्वल टू -12। इसको चेंज करेंगे ऐसे और आपका रिजल्टेंट को सोल्व कर लेंगे। टेंजेंट अल्फा आपको a के साथ बताना है, तो a नीचे आएगा, ऊपर b sin थीटा और यहाँ पर क्या आएगा b cos थीटा। सारी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपका कितना आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वेक्टर एडिशन के बारे में, ध्यान से सोचते जाइए। मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे हैं a और b और उनके बीच में एंगल कितना दे रखा है 0 एंगल है, तो मतलब पैरेलल वेक्टर है बेटा, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा। cos 0 आएगा, है ना, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको बात, ये cos की मैक्सिमम वैल्यू है। तो cos देखो a और b तो चेंज होंगे नहीं, वो तो गिवन है, चेंज सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता था थीटा, और उसकी भी आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, तो डेट इज़ ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू आई, r की मैक्सिमम वैल्यू आई। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, a + b का होल स्क्वायर का हो गया, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट क्या आ गया a + b। तो आपने देखा अगर जब एंगल 0 होगा तो रिजल्टेंट आपको याद रखना है वो जस्ट कैसे आएगा a + b करके आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपका वेक्टर का क्या आ जाएगा a + b। अब याद कीजिए आपका जो स्लाइड 1 थी, स्लाइड 1 में मैंने क्या कहा था 4 + 7 आपका एक रेंज में लाई करेगा और वो रेंज होगी 1 से लेकर 7। तो 7 मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और वो तब हो सकती है जब a और b दोनों क्या हों पैरेलल हो बेटा। समझ में आई बात आपको। अगर मैं बात करूं ये a है और ये b है, तब आपका आंसर कितना आ सकता है, और ये a 4 है और ये कितना है बेटा 3 है, तो ये अब आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 7 का आ जाएगा। और a और b के साथ रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा 0 होगा, ठीक है कि नहीं बात आपको। कैसे आप देख सकते हैं, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, अब याद कीजिए, अगर मैं a के साथ एंगल देखूं तो b sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब थीटा आपका 0 है तो sin 0 0, तो ऊपर वाली चीज़ ही 0 हो गई, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर a और b वेक्टर दे रखे हैं और वो 180 डिग्री अपार्ट हैं, डेट इज़ एंटी पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। तो याद कीजिए cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है, और वो 180 पर होती है, तो और तो कुछ चीज़ चेंज हो नहीं सकती, ये सब फिक्स हैं, a b सब फिक्स हैं, सिर्फ और cos ही वेरिएबल था और cos की आपने मिनिमम वैल्यू पुट कर दी, तो रिजल्टेंट की भी क्या आने वाली है मिनिमम वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो ये आपका -2ab हो जाएगा यहाँ पर। इसको सोल्व, ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा a - b का होल स्क्वायर, इसको कट करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आ गया a - b। तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है आपका a - b आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए a आपका 4 दे रखा है और b आपका इधर की तरफ 3 दे रखा है, तो रिजल्टेंट आपका कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आई बात आपको। और इस तरीके से आपको पता चल गया एक वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू a + b हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है a - b। और जैसे जैसे एंगल चेंज करोगे 0 से 180 के बीच में जैसे जैसे एंगल चेंज करोगे, तो बाकी जो आंसर आएंगे वो इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर आगे मूव करते हैं। लेट आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके मैग्नीट्यूड 3 और 4 है। बताइए कि इनका रिजल्टेंट इनमें से गिवन ऑप्शन में से क्या नहीं हो सकता। 3 और 4 हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है 7 और मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है 1, अभी मैंने बताया। समझ में आई बात आपको। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 कि आप, और ये जो रिजल्टेंट है वो लाई करेगा आपका 7 से लेकर 1 के बीच में। बाकी सारे ऑप्शन इस रेंज में हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कि 3 वेक्टर दे रखे हैं सच डैट उन तीनों का वेक्टर सम कितना है 0। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, आपसे पूछा गया है ए और बी के बीच में एंगल बताइए। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को इधर ले आता हूँ, ठीक है, इस वेक्टर को इधर ले आता हूँ। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ए और बी का रिजल्टेंट आने वाला है ना वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा किसके, वेक्टर सी के। ये जस्ट ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं। ए प्लस बी का रिजल्टेंट सी के क्या होगा, अपोजिट होगा। ये सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन का फंडा और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये कोस थीटा किसके बीच में एंगल होगा, ए और बी के बीच में होगा, ठीक है कि नहीं बात अब। और ये आ जाएगा, अब ये माइनस का फंडा आप समझ गए, सिर्फ डायरेक्शन वाइज था। तो यहाँ पर सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और सी का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ बेटा, 13 दिया हुआ। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे आप, तो इधर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, उधर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, ए और बी की वैल्यू पुट कीजिए, और ये कोस थीटा एज इट इज़ एंड 13 का स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर उधर भेज दिया। 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे 0 आएगा। तो 2 इंटू 60, 12 5 60, 2 इंटू 60 इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि और तो 120 तो 0 हो नहीं सकता, कोस थीटा ही क्या होगा, 0 होगा। और कोस थीटा 0 कहाँ होता है आपका 90 पर। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना आ गया बेटा, 90। अब आप समझ गए होंगे कि फंडा क्या है। अगर मैंने ए और बी के बीच में एंगल पूछा तो उधर किसको भेजा, सी को। कल को मैं इसमें पूछ लेता ए और सी के बीच में एंगल बताइए, तो आप किसको उधर भेजते, बी को। समझ में बात, और सेम आप प्रोसीजर फॉलो करते। नेक्स्ट है आपका, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही चल रहे हैं, बीच में एग्जांपल दे दिया मैंने। मान लीजिए आपका ए और बी के बीच में एंगल π/2 90 दे दिए, तो ए रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस π/2, ठीक है। कोस π/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो ये पीछे वाली टर्म क्या हो गई, 0। तो रिजल्टेंट क्या आ गया बेटा, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इसको याद रखना है, ठीक है। टेंजेंट अल्फा क्या होगा, अगर ए के साथ एंगल देखूँ तो b साइन π/2 a प्लस बी कोस π/2। कोस π/2 कितना होता है 0 और साइन π/2 कितना होता है 1। तो टेंजेंट अल्फा कितना आ गया, b/a आ गया, ठीक है। मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे हैं और उनकी वैल्यू सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल कितना दे दिया, थीटा। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो ए और बी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ए पुट कर दूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा। अब ए को बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है, कॉमन ले लिया, कॉमन आउट कर लिया। तो ये 1 प्लस 2 कोस थीटा। तो ये क्या बच गया, √2 प्लस 2 कोस थीटा। √2 को भी बाहर ले लिया मैंने कॉमन, तो √2 √1 प्लस कोस थीटा। यहाँ तक आ गया आपके पास। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। क्या आपको याद है ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस 1 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर 2 थीटा होता है, यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है, हाफ। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा लिखूँ तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, θ/2। अब यही आइडेंटिटी मैं यूज़ करने वाला हूँ। मेरे पास वहाँ पर क्या आ गया था, 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, √2 कोस स्क्वायर θ/2, ठीक है। अब ये रूट आपका इस √2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, और इस स्क्वायर से ये √ कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट विल बी कोस θ/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2a कोस θ/2, ठीक है कि नहीं बात। आपको ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ आइडेंटिटी लगाए। अब एक क्वेश्चन है, ए और बी आपको दोनों को मैग्नीट्यूड आपका 5 दिया हुआ है और उनके बीच में एंगल कितना है, 120। तो रिजल्टेंट बताइए। तो आपको पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, आप देखेंगे और जो आंसर आएगा और इससे भी आंसर निकाल कर देखिए, वो दोनों क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब अल्फा देखिए,